नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये सवाल सीधा एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान की किताब के पहले अध्याय से जुड़ा है। भोजन ये कहाँ से आता है? हमारे पास इसी अध्याय का एक अंश है जो एक श्रोता ने हमें भेजा है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जो खाना खाते हैं उसमें कितनी वैरायटी है, वो बनता किन चीजों से है, और हाँ, ये चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? मतलब पौधों से या जानवरों से? सही। जरा सोचिए, अपने देश में ही मतलब खाने की कितनी किस्में हैं। उत्तर से दक्षिण जाओ, पूरब से पश्चिम, हर जगह अलग अलग पकवान। हाँ, वो अध्याय की गतिविधि 1 और तालिका 1.1 में इसका जिक्र भी है। हाँ, कमाल की विविधता है ये तो। बिल्कुल। और ये विविधता सिर्फ स्वाद की नहीं है, ये वहाँ क्या मिलता है, मौसम कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उस सब का असर दिखता है। अच्छा। पर आज जब हम ये सब देखते हैं तो सवाल वही आता है कि इन सब अलग-अलग खानों की जड़ क्या है? ये बनते किन चीजों से हैं? हाँ, ये जानना तो मतलब दिलचस्प है। चलिए खोलते हैं इसे। ये जो थाली सजती है हमारे सामने, आखिर ये बनती कैसे है? अध्याय के खंड 1.2 में संगठक की बात की गई है। इंग्रेडिएंट्स। हाँ, संगठक। जैसे मान लीजिए रोटी बनानी है तो कम से कम आटा और पानी तो चाहिए ही, है ना? बिल्कुल। या दाल बनानी है तो कच्ची दाल, पानी, नमक, फिर वो तेल या घी, और हाँ, मसाले भी, हल्दी, मिर्च। सही कहा। तालिका 1.2 में यही समझाया है। हाँ। और यहीं पर देखिए, अध्याय हमें एक जरूरी चीज बताता है। ये जो संघटक हैं, आटा, दाल, तेल, सब्जी, कुछ भी, इनके स्रोत मतलब ये आते कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से? तो वो मुख्य रूप से दो ही हैं, या तो पौधे मतलब पादप, पादप। हाँ। या फिर जंतु यानी एनिमल्स। ज्यादातर खाने की चीजें इन्हीं दो बड़े ग्रुप से आती हैं। अच्छा, तो बस दो, पौधे और जंतु, ये हो गए मेन सोर्स। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं बुनियादी समझ है जिस पर पूरा अध्याय टिका है। ठीक है, तो अगर हम पौधों की बात करें, उनसे क्या क्या मिलता है? मुझे तो लगता है हमारी प्लेट में ज्यादातर चीजें पौधों से ही आती हैं। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। पौधे हमारे भोजन का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सोचिए ना, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब पौधे ही तो हैं। हाँ, सही। अध्याय में वो धान के खेत और गेहूं ले जाने वाले चित्र 1-3 भी इसी बात पर जोर देते हैं। अच्छा। फिर फल हैं, कितनी तरह की सब्जियां हैं, दालें हैं, अरहर, मूंग, मसूर, ये सब पादप स्रोत हैं। हाँ। हमारी रोज की एनर्जी, हमारा पोषण, उसका बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। और दूसरी तरफ मतलब जंतुओं से, उनसे क्या क्या मिलता है खाने को? देखिए, जंतुओं से मिलने वाली चीजें भी बहुत जरूरी हैं। सबसे आम दूध। हाँ, दूध तो है। गाय, भैंस, बकरी से मिलता है। फिर अंडे हैं, मुर्गियों से, बत्तखों से, और जाहिर है मांस, मछली, ये सब भी जंतु स्रोत ही हैं। चित्र 1.b में ये साफ दिखाया भी गया है। अध्याय की तालिका 1.3 भी है ना? हाँ। वो इसे और अच्छे से समझाती है, जैसे इडली का उदाहरण है। हाँ, इडली। तो इडली के लिए चावल चाहिए, उड़द दाल चाहिए, ये दोनों तो पौधों से आ गए। बिल्कुल। फिर चिकन करी है, उसमें चिकन तो जानवर से मिला। हाँ। लेकिन मसाले, तेल या घी, वो तो पौधे से भी हो सकते हैं, या घी है तो जंतु से। सही। और खीर, खीर में दूध जानवर से, पर चावल और चीनी वो पौधे से। मतलब कई बार एक ही डिश में दोनों तरह के सोर्स मिक्स होते हैं। बिल्कुल, यही तो बात है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि हमारी थाली अक्सर इन दोनों का मिश्रण होती है। हम अपनी जरूरतों के लिए पौधों और जंतुओं दोनों पर ही निर्भर है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, जैसा आपने पहले कहा था, कि ओवरऑल देखें तो पौधे हमारे भोजन के मतलब प्राइमरी और सबसे बड़े सोर्स है। हाँ, और यहाँ एक और बात है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। अध्याय कहता है कि हम पौधों का सिर्फ फल या सब्जी ही नहीं खाते, हम पौधे के कई अलग अलग हिस्से खाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो चित्र 1.4 है ना, जिसमें पौधे के भाग दिखाएं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। ये सोचना ही अजीब है, हम कभी किसी पौधे की जड़ खा रहे हैं, जैसे गाजर, मूली। सही। तो कभी तना खा रहे हैं, आलू या गन्ना। हाँ, आलू तना है, ये कई लोगों को नहीं पता होता है। और पत्तियां तो हैं ही, पालक, सरसों, फूल भी, हाँ, फूल गोभी। और फल तो हैं ही, जैसे आम, सेब। ये प्रकृति का कमाल है, एक ही पौधा हमें कितने अलग अलग तरीकों से पोषण दे सकता है। सही में। और कई बार तो हम एक ही पौधे के एक से ज्यादा भाग भी इस्तेमाल करते हैं,
इसका सबसे अच्छा उदाहरण सरसों का है। अध्याय में भी है इसका जिक्र। ओ हाँ, सरसों। सरसों के बीज से तेल निकलता है, खाना पकाने में काम आता है। हाँ और उसी सरसों के पौधे की पत्तियां, उनका साग बनता है। हाँ, सरसों का साग और मक्की की रोटी, ये तो क्लासिक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। अध्याय में केले के बारे में भी सोचने को कहा है। केले का फल तो खाते ही हैं, लेकिन हाँ, दक्षिण भारत में और बंगाल में भी केले के फूल की सब्जी बनती है, और वो तने के अंदर का हिस्सा भी। सही। ये दिखाता है कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने कैसे पौधों का पूरा इस्तेमाल करना सीखा है। बिल्कुल। तालिका 1.4 में वो बैंगन के भरते का उदाहरण भी है। उसमें बैंगन और मिर्च तो पौधे का फल हो गए, और तेल वो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन जैसे पौधों के बीज से मिलता है। तो एक ही डिश में पौधे का फल भी है और बीज भी। सही समझा। पौधों के अलग अलग भागों का उपयोग। अच्छा, पौधों के भागों की बात हो रही है तो बीजों से जुड़ी एक और मजेदार चीज है। क्या? अंकुरित बीज, स्प्राउट्स। अध्याय की गतिविधि 5 में मूंग या चने को अंकुरित करने का तरीका बताया है। ओ हाँ, वो जिसमें बीजों को पानी में भिगोते हैं, फिर पानी निकालकर गीले कपड़े में रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर उनमें से वो सफेद धागे जैसे निकल आते हैं। चित्र 1.5, 1.6 में कितने साफ दिख रहे हैं अंकुरित मूंग और चने। ये तो जैसे बीज जाग जाते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और लोग इन्हें खाते भी हैं, नाश्ते में, सलाद में। क्या ये ज्यादा हेल्दी होते हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है कि अंकुरण से, मतलब स्प्राउटिंग से, हाँ। इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं और ये पचाने में भी थोड़े आसान हो जाते हैं। अच्छा। काफी पौष्टिक होते हैं। इन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का उबालकर थोड़ा नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर डालो तो बढ़िया नाश्ता या चाट बन जाती है। सही है। लेकिन हाँ, यहाँ अध्याय की एक चेतावनी बहुत जरूरी है, उसे दोहराना चाहूंगा। बताइए। कि अपने आसपास कोई भी अनजान पौधा दिखे तो उसे या उसके किसी हिस्से को सिर्फ देखकर या सुनकर चखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं, तो सिर्फ वही खाएं जिनके बारे में पक्का पता हो कि ये खाने लायक हैं। बिल्कुल सही। ये सावधानी रखनी चाहिए, खासकर बच्चों को समझाना जरूरी है। अच्छा, पौधों की बात तो हो गई, पर अध्याय में एक मीठी चीज का भी जिक्र है, शहद, हनी। ये कहाँ से आता है? मुझे तो वो मधुमक्खी का छत्ता चित्र 1.7 याद आ रहा है। बिल्कुल सही। शहद हमें मधुमक्खियां बनाकर देती हैं। कैसे? वो फूलों पर बैठती हैं, उनका मीठा रस चूसती हैं, उसे मकरंद कहते हैं, नेक्टर। मकरंद, अच्छा। फिर वो इस मकरंद को इकट्ठा करके अपने छत्ते में ले जाती हैं और वहां अपनी बॉडी के अंदर कुछ खास प्रोसेस से उसे शहद में बदल देती हैं। अरे वाह! फिर इस तैयार शहद को वो अपने छत्ते के छोटे छोटे खांचों में जमा करती जाती हैं। पर वो इतनी मेहनत क्यों करती हैं? शहद जमा क्यों करती हैं? क्या वो खुद खाती हैं इसे? हाँ बिल्कुल, ये शहद वो अपने खाने के लिए जमा करती हैं। अच्छा। देखिए, बात यह है कि फूल और उनका मकरंद तो साल भर नहीं मिलते ना, वो मौसम पर निर्भर है। हाँ, ये तो है। तो मधुमक्खियां तब शहद जमा कर लेती हैं जब फूल खिले होते हैं, ताकि जब फूल ना हो या मौसम खराब हो तब वो इस जमा किए हुए शहद को खाकर जिंदा रह सकें। ये उनका एनर्जी स्टोर है। ओहो, मतलब जब हम छत्ता तोड़ते हैं तो हम उनका जमा किया हुआ खाना ले लेते हैं। हाँ, असल में तो यही होता है। वाह, ये तो कमाल का सिस्टम है प्रकृति का। फूल, फिर मकरंद, फिर मधुमक्खी, शहद, और फिर हम इंसान उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना अद्भुत? बहुत अच्छा। हमने ये तो देख लिया कि हम क्या खाते हैं और वो पौधों या जंतुओं से कैसे आता है। लेकिन अध्याय का एक और जरूरी हिस्सा है, खंड 1.5। वो पूछता है कि जंतु क्या खाते हैं। क्या सारे जानवर एक ही चीज खाते हैं? तालिका 1.5 में कुछ उदाहरण हैं, जैसे भैंस घास खली खाती है, बिल्ली छोटे जानवर और दूध पीती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जंतु एक जैसा खाना नहीं खाते। उनके खाने की आदतों में बहुत फर्क होता है। अच्छा। और इसी आधार पर अध्याय हमें जानवरों को 3 मेन ग्रुप्स में बांटना सिखाता है। तालिका 1.6 में ये साफ है। 3 ग्रुप कौन कौन से? पहला ग्रुप है शाकाहारी, हर्बिवोर्स। ये वो जानवर हैं जो सिर्फ पौधे या पौधों से मिलने वाली चीजें खाते हैं। जैसे पत्तियां, फल, घास, अनाज। अच्छा, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, हाथी, घोड़ा, ये सब शाकाहारी हैं। ठीक है। वो अभ्यास प्रश्न 4B में भी है ना कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए उसे शाकाहारी कहते हैं। हाँ, देखा मैंने। तो ये हो गए सिर्फ पौधे खाने वाले। और दूसरा ग्रुप है मांसाहारी, कार्निवोर्स। ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। शिकार करके? हाँ, शिकार करके या मरे हुए जानवरों को खाकर।
जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सांप, छिपकली, बाज, ये सब मांसाहारी हैं। अच्छा, अभ्यास प्रश्न 4A में भी है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि वो केवल मांस खाता है। समझ गए। शाकाहारी, मांसाहारी और तीसरा ग्रुप है सर्वाहारी, ऑम्निवोर्स। सर्वाहारी मतलब जो पौधे और जंतु दोनों तरह का खाना खाते हैं। ओह अच्छा। जैसे मानव, सबसे अच्छा उदाहरण तो हम इंसान ही हैं। हम अनाज, फल, सब्जी भी खाते हैं और दूध, अंडे, मांस भी। हाँ, ये तो सही है। इनके अलावा कुत्ता है, बिल्ली भी, जो दूध भी पीती है और चूहे भी खाती है। कौवा, भालू, ये भी सर्वाहारी हैं। अच्छा। अध्याय में वो गिलहरी का चित्र 1.8 है ना, वो मेवे खा रही है। वैसे गिलहरियां कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं, तो उन्हें भी सर्वाहारी मान सकते हैं। अरे वाह। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, शाकाहारी सिर्फ पौधे वाले, मांसाहारी सिर्फ मांस वाले और सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले। बिल्कुल। ये क्लासिफिकेशन हमें जानवरों के फूड हैबिट समझने में मदद करता है। चलिए, अब तक जो भी हमने बात की उसे थोड़ा समेटते हैं। जी। हमने समझा कि भाई इंडिया में खाने में बहुत वैरायटी है। हाँ, हमारे खाने के मेन सोर्स 2 हैं, पौधे और जंतु। सही। हमने ये भी जाना कि हम पौधों के अलग-अलग हिस्से खाते हैं और जानवरों से भी हमें दूध, अंडे, मांस जैसी कई चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। और आखिर में हमने जानवरों को उनके खाने के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हाँ, ये इस अध्याय का कह सकते हैं सार है। ये तो हो गया पूरा ओवरव्यू। बिल्कुल। और देखिए, इन सब फैक्ट्स और क्लासिफिकेशन के साथ साथ अध्याय हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को भी कहता है। वो सारांश के बाद विचार करने योग्य बातें वाले सेक्शन में है क्या सवाल है? कि क्या हमारे देश में या हमारे आसपास सभी लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से पूरा खाना मिल पाता है? ओह हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। ये भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच, उसका बंटवारा, इन सब से जुड़ा एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। सही बात है। और शायद ये जानना कि खाना आता कहाँ से है, इस बड़े सवाल को समझने की तरफ पहला कदम है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है और जरूरी भी। अच्छा, अध्याय के आखिरी में कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटीज भी है ना? हाँ है। जैसे वो प्रश्न 3 में मैचिंग है, दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? सभी जंतु उत्पाद है। सही। पालक, फूलगोभी, गाजर, सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं और शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए है। और प्रश्न 4 में खाली जगह भरनी है। बाघ एक मांसाहारी है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए शाकाहारी है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो गाय, भैंस, बकरी से मिलता है, तो ये जंतु उत्पाद है। और हमें चीनी गन्ने से मिलती है। ये सब सीखी हुई बातों का रिवीजन है। हाँ, और सिर्फ सवाल ही नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज भी हैं। जैसे अलग-अलग राज्यों के खाने की लिस्ट बनाकर उसे इंडिया के मैप पर दिखाना। हाँ, ये मजेदार होगा। इससे वो रीजनल वैरायटी और उसके पीछे के कारण समझने में मदद मिलेगी। या फिर ऐसे पौधों का पता लगाना जो पानी में उगते हैं और खाए जाते हैं, जैसे सिंघाड़ा या कमल ककड़ी। हाँ बिल्कुल, ये एक्टिविटीज किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जोड़ती हैं। तो इस पूरी बातचीत का मतलब निचोड़ क्या है? हमने देखा कि हमारी थाली का हर निवाला वो किसी न किसी पौधे या जंतु से जुड़ा है। हाँ। और वो पौधे और जंतु भी अपने खाने के लिए प्रकृति पर निर्भर है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा वजूद खाने पर टिका है, और खाने के लिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रकृति पर, पौधों और जंतुओं पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। इन फूड सोर्सेस को समझना, ये जानना कि कौन सा पौधा क्या देता है, कौन सा जानवर क्या खाता है, ये सिर्फ स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सही। ये हमारी जिंदगी, हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण का बैलेंस समझने के लिए भी जरूरी है। ये समझ हमें खाने की कीमत बताती है। हाँ। और शायद खाने का सम्मान करना और उसे बर्बाद ना करने की प्रेरणा भी देती है। जब हमें पता होता है कि एक रोटी बनने में कितना कुछ लगा है, गेहूं उगाना, आटा पिसना, रोटी सेकना, सही बात है, तो शायद हम उसे ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से हमारा आज का आखिरी सवाल भी उठता है। अध्याय के आखिर में पूछा है, हम भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए किन तरीकों के बारे में सोच सकते हैं? तो इसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाते हैं। क्या ये जानना कि हमारा खाना कहाँ से आता है, कितनी मेहनत से, कितने प्रोसेस से गुजरकर हम तक पहुँचता है,
क्या ये सब जानना खाने की बर्बादी रोकने के हमारे तरीकों और हमारी सोच पर असर डाल सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।